हट गया। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया बच्चों? अब देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कहने का मतलब कि हम लोग ऐसा विकास करें जो कि अगले पीढ़ी भी इस संसाधन का इस्तेमाल करे। तो क्योटो प्रोटोकॉल का एक और आयाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। और मुख्यतः इसमें किस पे बात किया गया है? क्लाइमेट एक्शन पे। मुख्यतः इस पे किस पे बात किया गया है? क्लाइमेट एक्शन पे, कि जलवायु प्रक्रिया में कैसे जो है मानव योगदान दे सकता है। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन से गैस को ग्रीन हाउस गैस माना गया है। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कौन कौन से गैस को क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस माना गया है। हाउ मेनी गैसेस आर इंक्लूडेड इन द क्योटो प्रोटोकॉल एज ग्रीन हाउस गैसेस। कितने गैस को क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस का संज्ञा दिया गया है। तो उसको देखिए कौन कौन सा गैस है भैया। तो पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है आपका CH4 मीथेन। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, चौथा है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, चौथा है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पांचवा है, चौथा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पांचवा है परफ्लोरोकार्बन, पांचवा है परफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, और छठा गैस कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो क्योटो प्रोटोकॉल में कितने गैस हैं जिनको ग्रीन हाउस गैस माना गया है? तो 6 गैस। ये 6 गैस कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? बोलिए, यहां तक समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहां तक समझ में आया बच्चों? टेल मी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग, ये जो वातावरण की चिंता क्योटो प्रोटोकॉल में ही हुआ, 1997 में हुआ? नहीं, वातावरण को लेके चिंता पहले से चली आ रही है। तो सबसे पहले चिंता कब व्यक्त की गई? सबसे पहले चिंता व्यक्त की गई 1992 में, 1992 में आपका अर्थ समिट हुआ था। 1992 में आपका अर्थ समिट हुआ था। 1992 में यूनाइटेड नेशंस का अर्थ समिट हुआ था। 1992 में संयुक्त राष्ट्र का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? तो ये हुआ था रियो डी जेनीरो में। हुआ कहाँ था? रियो डी जेनीरो में। ये रियो डी जेनेरो कहाँ है? तो रियो डी जेनेरो
साउथ अमेरिका में है, रियो डी जेनेरो आपका दक्षिण अमेरिका में है। तो 1992 में रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यूनाइटेड नेशंस का क्या हुआ था? अर्थ समिट हुआ था। तो इस अर्थ समिट में क्या बात किया गया था? इस अर्थ समिट में बात किया गया था कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इस क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को ठीक करने के लिए एक हमारे पास प्रोसेस होना चाहिए, एक हमारे पास फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक हमारे पास तरीका होना चाहिए। तो इस तरीका के लिए, इस प्रोसेस के लिए, इस फ्रेमवर्क के लिए एक संगठन का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? एक संगठन का गठन हुआ। तो इस संगठन को क्या बोलते हैं? इस संगठन को क्या बोलते हैं? इस संगठन को बोलते हैं FCCC। F का मतलब फ्रेमवर्क, F का मतलब हुआ फ्रेमवर्क, C का मतलब हुआ कन्वेंशन, और दूसरा C का मतलब हुआ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो FCCC फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये कब बना? 1992 में। तो रियो डी जेनेरो में क्या बना? FCCC। इसको हम लोग UNFCCC भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये बना आपके 92 में। 92 के बाद क्या हुआ बच्चों? 92 के बाद जो है 1995 में, 1995 में दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है 1995 में। तो 1995 में यही आपका UNFCCC का मीटिंग हुआ है ना। ये मीटिंग कहाँ हुआ? ये मीटिंग हुआ बर्लिन में। ये मीटिंग कहाँ हुआ? ये मीटिंग हुआ बर्लिन में। ठीक है। तो बर्लिन में जो सदस्य देश के प्रतिनिधि आए, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्रीज आए, उनको क्या बोला गया? उनको बोला गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इनको बोला गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इनको बोला गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या की? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये तय की कि कौन से गैस को कितने प्रतिशत तक कम करना है। कहने का मतलब कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बर्लिन में ये तय की कि जिस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उस गैस को कम करने का सारे देशों को लक्ष्य दिया जाए। और यही आगे चलकर, यही 95 से आगे चलकर 1997 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल का रूप ले लिया। यही आगे चल के क्योटो प्रोटोकॉल का रूप ले लिया। ठीक है। अब 2005 में लागू हुआ, 2012 में कनाडा इसे बाहर निकल गई। 2012 में कनाडा बाहर निकल गई। ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्योटो प्रोटोकॉल को 2 पीरियड में 2 भाग में बांटा गया। क्योटो प्रोटोकॉल को 2 भाग में बांटा गया, 2008 से 2012। ठीक है। और दूसरा भाग 2013 से 2020।
स्टूडेंट्स ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड इट, है ना। तो इसको दो भाग में बांटा गया, 2008 से 2012 पहला भाग, और दूसरा भाग 2013 से 2020, राइट। तो 2008 से जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं, इस दोनों अवधि को हम लोग प्रतिबद्धता अवधि कहते हैं, प्रतिबद्धता अवधि, कमिटमेंट पीरियड, है ना। तो दो कमिटमेंट पीरियड है, 2008 से 2012 और 2013 से आपका 2013 से 2020। और 2013 वाला में फिर एक बार सम्मेलन हुआ, जिसको कि आप दोहा अमेंडमेंट कहते हैं, यानी दूसरा जो प्रतिबद्धता पीरियड, कमिटमेंट पीरियड चालू हुआ दोहा में। तो दोहा क्या की, कुछ क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ संशोधन कर दी, उसको बोला जाता है दोहा संशोधन या दोहा अमेंडमेंट। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? बोलिए, ये समझ में आया है कि नहीं? ये समझ में आया? ओके ओके, चलिए। तो दोहा संशोधन या दोहा अमेंडमेंट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। मेन क्वेश्चन क्या है आपका? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। अब CDM क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है कि आप ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को आप कम करेंगे। तो एक इसमें ये देश है ना, मान के चलिए ये आपका भारत देश है, इंडिया, है ना। इंडिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर देता है। अपना जो इंडिया को लक्ष्य दिया गया है, तो अपने लक्ष्य का पूर्ति कर देता है। इंडिया रीचेज इट्स टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन। तो इंडिया को क्या मिलता है? एक क्रेडिट मिलता है, एक क्रेडिट मिलता है। इसको एक, इंडिया को एक क्रेडिट, इंडिया को एक पॉइंट मिलता है। तो आगे समझिए, आगे क्या होता है? उसी तरह जो है, उसी तरह कोई कंपनी है, उसी तरह कोई कंपनी है, ये कंपनी उत्सर्जन कम करती है, CO2 एमिशंस को कम कर देती है, लक्ष्य पे ले आती है। तो लक्ष्य पे लाने के लिए इस कंपनी को कुछ प्रोत्साहन राशि मिलता है। इस कंपनी को हो सकता है कैश मिले या क्रेडिट, उसको एक कार्बन क्रेडिट मिला, लेकिन एक कार्बन क्रेडिट का उसको सर्टिफिकेट मिला, लेकिन जो कंट्री है, जो देश है, अंतर्राष्ट्रीय जो है, उसको और उत्पादन करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे करने के लिए उसको कैश का भी जो है एक प्रलोभन लाभ कहिए या कहिए एक प्रोत्साहन राशि, है ना, एक मोटिवेशनल, एक कैश के रूप में उसको मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कंपनी खोलें और वो कंपनी जो है आपका बिजली इस्तेमाल करती है। आप चाहते हैं कि नहीं हम बिजली नहीं इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से हम कोयला से बिजली नहीं लाएंगे, हम सोलर एनर्जी से बिजली लाएंगे। तो सोलर एनर्जी से बिजली लाने में क्या हुआ कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, पोल्यूशन कम हो रहा है, तो आपको एक क्रेडिट मिल गया। एक क्रेडिट मिल गया तो हो सकता है भारत सरकार आपको उस क्रेडिट के अनुसार कुछ प्रोत्साहन राशि दे दे, यूनाइटेड नेशंस कुछ प्रोत्साहन राशि दे दी। तो ये प्रक्रिया जो है किसके तहत चल रहा है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 12 है, आर्टिकल 12 ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जिसको कि हम लोग क्लीन डेवलपमेंट मिशन कहते हैं। और ये क्लीन डेवलपमेंट मिशन के तहत भारत
के एक कंपनी है जिसका नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, जिसका नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। ये रेफ्रिजरेशन कंपनी है, ये वडोदरा में सिचुएटेड है और इसी को जो है आपको, ये भारत का पहला कंपनी है जिसको कि CDM सर्टिफिकेट जो है आपका, ये सर्टिफिकेट जो दिया गया है, और ये आपका विश्व का ये तीसरा कंपनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, अब ब्रेक के बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए विल ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन को लेते हैं। थैंक यू।